आज जैसा कि आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। अब कोई इक्वेशन है और इक्वेशन केमिस्ट्री में आए, उस पे हम ग्राफ ना बनाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यस, हम कुछ ग्राफ्स बनाने की कोशिश भी करेंगे, कुछ मतलब थोड़े ज्यादा ही बनाएंगे, कुछ ग्राफ्स बनाने की कोशिश भी करेंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। मतलब मान के चलो, या तो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पे क्वेश्चन आता है मैक्सिमम केसेस में, या तो आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे आता है बस। जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एटसेट्रा पे न्यूमेरिकल्स रेयरली आते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नंबर 2 आता है किसका, आपका ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसके बेस पे। ग्राफ्स में भी, ग्राफ्स तो खैर चलो जीरो ऑर्डर हो सकता है उनके बाई चांस आ जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं इस चैप्टर में। एक हमने बहुत ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर ली, उसके बेस पे असाइनमेंट भी सॉल्व कर ली, आई होप आपने सॉल्व कर ली हो। सेकंड चीज आती है हमारे पास ये आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करते हुए हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से पूरे का पूरा आर्हेनियस इक्वेशन का। तो देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है, वो होता है जी के ए इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम सबको पता है ये आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां से इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, उनकी बात शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। देखिए यूनिट्स, मुझे पता है ये ई क्या होता है, एक्सपोनेंट है। अब ई की पावर में कोई भी चीज आएगी तो देखो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, ये यूनिटलेस होती है, क्योंकि एक नंबर यहां से हमें मिलता है, नंबर प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये जो यूनिट्स है के की और ए की, वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, यूनिट्स ऑफ के एंड ए आर सेम। ठीक है, मान लीजिए कभी यूनिट्स दे दी आपको, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, किसी भी चीज की, तो आप बड़े ही प्यार से यूनिट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या के की वैल्यू, आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती क्या है, या कब ऐसा होगा कि के और ए बराबर हो जाए। सो आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या पिछली क्लास में बताया था क्या, कि एक्टिवेशन एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज पॉजिटिव। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमारी जीरो। कौन कौन से एग्जांपल्स दिए थे, एक मैंने बताया था आपको फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा था 11th क्लास की ऑर्गेनिक में, है ना, बेसिक ऑर्गेनिक में। और सेकंड हमारे पास था जैसे डाइमराइजेशन ऑफ NO2, ये उसका एग्जांपल था। ओके, तो कुछ रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो अब मैं कुछ केसेस लिखने वाला हूं, मैं सेकंड पॉइंट का, या मैं इसको लिख लेता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट का मैं फर्स्ट केस बताता हूं कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमें क्या पता है, के किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, है ना, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कैसा हो सकता है कि, और कब पॉसिबल है कि के और ए बराबर हो जाए। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को, अगर मैं देखो कैसे मैं पता लगाऊंगा, ध्यान से देखो, मुझे पता है क्या, फॉर के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी हैज टू बी 1। यस और नो, क्या होना पड़ेगा, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी को 1 होना ही पड़ेगा। अब एक चीज और आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको पता है किसी की भी पावर जीरो जो है वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसीलिए मैंने इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई और 1 आ गया अल्टीमेटली। अच्छा, अगर के और ए इक्वल है, इसका मतलब ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक बार लिखूं मैं, तो ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। क्लियर, अब मुझे पता है ये 1 कब आ सकता है, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ई रेज टू पावर ई ए बाय आर टी। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं टेम्परेचर कितना है, इन्फिनिटी है,
मतलब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है एंड हाइपोथेटिकल है ऑब्वियसली, बट एट टेम्परेचर में अगर इंफिनिटी की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा। मुझे पता है एट ए बाय आर या फॉर या फिर एट टी इक्वल टू इंफिनिटी ए बाय आर टी कितना होगा बताओ। 1/∞ क्या होता है 0, ए बाय आर टी क्या हो जाएगा 0, है ना। तो e⁻⁻ ए बाय आर टी भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये चीज पावर में है। तो हमें पहली कंडीशन क्या दिखी थी, के और ए इक्वल होने की, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो 0 हो। सेकंड कंडीशन क्या दिखी हमें कि जब के और ए इक्वल होगा व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना इस चीज का, पूछा जाता है ये कई बार एग्जाम में, क्लियर, कि कब के और ए इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं या तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो हमारी, या फिर टेम्परेचर क्या हो इनफाइनाइट हो। दोनों ही केसेस में एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट जो है के है वो आर्हेनियस कांस्टेंट ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हमने 2 पॉइंट्स ये देख लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब ये देखिए, जो ये e⁻⁻ होता है ना, ये क्या होता है देखिए, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन भी इसके बेस पे पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, e⁻⁻ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than or equal to एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा है या इक्वल है एक्टिवेशन एनर्जी के, वो कैसे निकालोगे। तो e⁻⁻ है ना, ये वही टर्म है जो हमें बताती है कि आउट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। क्लियर हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। मैं क्यों बार बार फोर्स दे रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज्यादा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, सिर्फ तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्यों नहीं बहुत ज्यादा अच्छी रैंक से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते, क्योंकि सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको उस कैटेगरी से आगे निकलना पड़ता है कि ओहो मैं तो थक गया, ओहो मेरे पास तो इतना सारा काम है। सर एक केमिस्ट्री थोड़ी है, फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, बायो भी होती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे डिपेंडिंग अपॉन आवर कोर्स। तो अब सर वो भी करना है, वो भी करना है, सर स्कूल का भी काम होता है, सर प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है, सर स्कूल का एग्जाम है, सर घर वाले भी थोड़ा बोल रहे होते हैं हमें, तो सर इतनी लाइफ सर आप नहीं समझोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो ये सारे रीजंस और एक्सक्यूजेस आते हैं ना, यही तो रीजंस और एक्सक्यूजेस हैं जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी से आगे नहीं आपकी एनर्जी बढ़ने देते, वो पहले ही रोक देते हैं और आप मोस्ट प्रोबेबल वाली एनर्जी में आ जाते हो कि कम से कम क्लास तो अटेंड कर ली है, क्लास में जितना कहा सर ने उतना तो हमने कम से कम कर लिया। ठीक है, बट वो इनफ नहीं है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक या थोड़ी बहुत और आपको अपने एंड पे मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोबारा से। e⁻⁻ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं एक पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं, इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव, अगर ऐसा हो जाए तो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिव हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव का मतलब होता है कि ऑल, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, all molecules have energy greater than or equal to activation energy। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे पता है e⁻⁻ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस वाले केस में भी k और a क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ,
ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी कंडीशन को मैंने थोड़ा अलग से लिखा, क्यों? क्योंकि उसके लिए ये वाला पॉइंट समझना जरूरी था। तो कब के और ए बराबर हो सकते हैं? जब ए 0 हो, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, और थर्ड कंडीशन इज व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव। तो इन तीन केसेस में जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो हमारा डायरेक्टली ये जो आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया हो। अब ना कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी और पता ही हमें वही 8.314 वाला, टेम्परेचर भी बता दिया, फिर बोलते हैं बताओ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसको थोड़ी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, तो हम ना ऐसे कोई y लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। अब लॉग ले लेंगे बहुत सारे, ध्यान रखना नेचुरल लॉग होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि E है ना तो नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। अब माइनस EA बाय RT आगे आ जाएगा, देखो क्या आ गया, माइनस EA बाय RT ln E कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, लॉग भी हम यहाँ पे ले सकते हैं और फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 2.303 log y इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय RT। ये यहां से डिवाइड में भेज दो आप, log y क्या आ जाएगा, माइनस EA बाय 2.303 RT। अब जो भी वैल्यू आएगी EA बाय RT ना, इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटीलॉग निकाल लो, आपको चल जाएगा पता फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्म्स जो थी आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड और के और ए के रिलेशन से रिलेटेड, वो हमने बहुत अच्छे से आई होप क्लियर कर ली हो, समझ ली हो। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ रिलेटेड, कैसे ग्राफ वगैरह बनाएंगे और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इस इक्वेशन को तो डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को लॉग वगैरह लेके ना थोड़ा सा अच्छे वे में बनाना होगा। चलिए, तो हम लिखते हैं जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और ध्यान रखिएगा जब भी आपको ई वाली टर्म दिखे तो नेचुरल लॉग लेते हैं हम, लॉग या ln लिख देते हैं, लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, क्या आ गया, ln k इज इक्वल्स टू ln a e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। अब देखो भाई, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस log y, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या हुआ, ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। ओके, तो चलिए, पावर क्या होती है हमें पता है, लॉग की प्रॉपर्टी आगे आ जाती है, तो क्या आ गया, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT। ln e क्या होता है, 1 तो मैं नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ln e क्या होता है, 1 होता है। डन, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसके बेस पे ग्राफ पूछे जाते हैं। एक साथ बना लेंगे ना ग्राफ सारे, पहले हम अभी इक्वेशन 1 ऐसे लिख देता हूं। अब हमें पता है कि जो हम जनरली यूज करते हैं केमिस्ट्री में, वो हम ना लॉग वाले टर्म्स करते हैं। हमें जो लॉग टेबल भी दी जाती है केमिस्ट्री में सॉल्व करने के लिए, वो लॉग बेस 10 होती है, ना कि ये मैथ्स वाला लॉग। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस EA बाय RT। तो 2.303 देखो 2 बार आ रहा है, सबको डिवाइड कर देता हूं मैं, तो क्या आ गया, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT। ओके, ये आ गया मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन। डन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों के बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे वाली टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो देखिए, मुझे पता है वही स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी, क्या, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c, ये कांस्टेंट हो गया हमारा, और ये जो है आरएनएस कांस्टेंट नाम ही है इसका। तो ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर कभी भी आपको लॉग नेचुरल के वर्सेस 1/t ऐसा कुछ ग्राफ दिखे, समझ जाना ये ग्राफ किसका है, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है।
अब मुझे पता है स्लोप की वैल्यू क्या है, देखो 1/t का ग्राफ बनाया ना, तो जो भी 1/t के साथ में है वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्लियर? तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, दिख रहा है नेगेटिव स्लोप है। और स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप है हमारा -EA/r। समझ में आ गया? कई बार क्या होते हैं, बोलते हैं कि लॉग नेचुरल के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया, स्लोप की वैल्यू बता दी 3000 4000 ऐसा कुछ भी, और फिर पूछते हैं बताओ भाई एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो कोई नहीं, स्लोप की वैल्यू दी हुई, एक्टिवेशन एनर्जी बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके, टेंशन नहीं लो। डन जी। चलिए, सो अब ये था ग्राफ हमने इक्वेशन 1 के बेस पे बनाया। अब इक्वेशन 2 के बेस पे बनाएंगे तो क्या होगा, देखो सेम तरीके का ही ग्राफ बनेगा, बस स्लोप की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। स्लोप जो है हमारा -EA/2.303 r आ जाएगा। पहले EA/r था, इस बार EA/2.303 r है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखेंगे तो काफी आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्लियर? पक्का? अब हम ना सीख चुके हैं कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट वैसे तो कांस्टेंट है, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पहले, या आपने पहले भी हो सकता है पढ़ा हो, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ना तो फर्क पड़ता है कंसंट्रेशन चेंज का, ना प्रेशर चेंज का, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट टेम्परेचर। ऐसे ही रेट कांस्टेंट है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए कि मैं इसी इक्वेशन की बात करता हूं, लॉग वाली इक्वेशन की, तो मान लीजिए एट टेम्परेचर, मान लीजिए T1 था, और एट टेम्परेचर T1 जो रेट कांस्टेंट कितना था, रेट कांस्टेंट मान लीजिए आप है K1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, देखो इक्वेशन बन जाएगी क्या, log K1 इज इक्वल्स टू, देखो A तो आर्हेनियस कांस्टेंट तो एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, उसका टेम्परेचर से कोई भी रिलेशन नहीं होता, 2.303 RT1, ठीक है। एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस दिस, ऐसा आ गया। अब मान लीजिए मैं बात करूं एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, देखो एट टेम्परेचर T2, तो मुझे पता है रेट कांस्टेंट तो चेंज हो जाएगा, बस रेट कांस्टेंट ही चेंज होगा। रेट कांस्टेंट मान लीजिए क्या हो गया, K2 हो गया। अब इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA/2.303 RT2, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, इसको मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया, 1 2 तो पहले ही दे चुका था। अब मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं, क्या इक्वेशन 4 में से माइनस कर देता हूं मैं इक्वेशन 3, 4 में से 3 माइनस करता हूं, देखता हूं मुझे क्या मिलता है। देखो y वाले इस वाले में से इसको माइनस कर दिया, इन सब में से इसको माइनस कर दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है, आई एम गेटिंग log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस K1 आ गया। दिस माइनस में ये करना है, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली मेन चीज लिखने वाला हूं। जब इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो यहां पर log A प्लस का है, यहां पर log A माइनस का है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस ये किया तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर भी मैं चलो आपके लिए लिखता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, माइनस EA/2.303 RT2 प्लस यहां लिख देता हूं EA/2.303 RT1। क्या किया, इसमें से ये माइनस किया, log A प्लस का था, log A माइनस का था, कैंसिल, ये नेगेटिव वाली टर्म है, माइनस किया तो ये वाली टर्म कैसी बन गई, पॉजिटिव। तो देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log x माइनस log y इज log x अपॉन y। इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, log K2/K1, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया, EA डिवाइड बाय 2.303 R कॉमन ले लिया। क्या किया, EA/2.303 R कॉमन लिया, तो क्या बन गया, देखो 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, समझ में आ गया।
एक तरीका भी है इसको याद रखने का, कभी गलती नहीं होगी। अगर K2 ऊपर है तो T1 पहले होगा, T2 बाद, मतलब K जो ऊपर होगा वो बाद में आएगा, जो ऊपर होगा वो बाद में आएगा, जो नीचे होगा वो पहले आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log K1 by K2 is equals to EA by 2.303 R 1 upon T2 minus 1 upon T1। एक ही बात है। क्यों ऐसा कर दिया मैंने, देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा पहले भी, मुझे तो याद है मैंने पढ़ाया था छोटी क्लासेस में आपको लास्ट ईयर बेसिकली, कि देखिए log K2 by K1 is equals to minus of log K1 by K2। ठीक है, तो जब आप log की वैल्यू को इन्वर्स करते हो ना, दैट इज जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर उसको नीचे इन्वर्स कर दिया, तो एक नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो इस वजह से ही जब मैंने इसका साइन चेंज किया तो एक माइनस आया, मैंने माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी इक्वेशंस मैंने मेन ये वाली देखो, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसके बेस पे भी आ सकते हैं और इनके बेस पे भी आ सकते हैं।